वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना, आपको डेरिवेशन करना है कि इसका हम तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना चाहें तो किस अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन करने से पहले इसको पहली बार ध्यान से देख लीजिएगा। हमने क्या किया है, एक प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3, इनको क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ठीक, इसके साथ ही बैटरी लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इन्हीं के बीच में एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि ये तुल्य प्रतिरोध आएगा कैसे। ठीक है, अब चलते हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेते हैं, माना, ध्यान से देखना, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। माना प्रतिरोध R1, R2, R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ध्यान से देखना क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके बीच क्या है, बहने वाली धारा। जैसे लिख रहे हैं सेम लिखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इनमें बहने वाली धारा क्या है, आई है तथा इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 हो तो मान लेते हैं क्या V1, V2, V3 है। तो आप क्या जानते हो, अगर हम R1 के बीच की बात करें तो R1 में क्या आपने देखा, R1 के प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर होगा हमने क्या माना है, V1। ठीक है, विभवांतर क्या मान लिए हम, V1। अगर आपको V1 ज्ञात करना तो आप क्या जानते हैं, V1 V = IR से, यही क्या हमारा ओम के नियम से, किसके, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, V = IR। यदि हम V1 निकालें जो कि I सेम है तो क्या हो जाएगा, IR1 के। V2 निकालें तो क्या हो जाएगा, IR2 के। V3 अगर ज्ञात करें तो क्या मिल जाएगा, IR3 के। यहां तक क्लियर है। ठीक, यदि हम क्या करें, ये जो परिपथ है इसका जो तुल्य प्रतिरोध अगर हम R मान लें, क्या है, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें, R मान लें, और इनमें इनका जो विभवांतर है इसको क्या मान लेते हैं अगर हम V, तो इनका टोटल विभवांतर अगर आपको ज्ञात करना होगा तो V बराबर आपको क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या आ जाएगा, V3 के। यही तो होगा हमारे पास। अगर हम यहां से पहले इनको ना निकालने से पहले V1 V2 निकाल लिए। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल विभवांतर इन पर कितना कार्य कर रहा है। अगर इस बैटरी पर कितना हो इसका विभवांतर, इस टोटल बैटरी का विभवांतर यदि क्या हो, V हो, तो आप क्या करोगे, जब V की आप गणना करोगे तो इनमें जितने विभवांतर है इन्हीं के तो बराबर होगा टोटल। यही तो करना हमको। तो क्या करेंगे, ये जो R1 है, R2 है, R3, इन सब के बीच में जितना विभवांतर काम कर रहा है वो टोटल बैटरी के बराबर ही तो होगा। ठीक, ये टोटल विभवांतर के बराबर होगा। अगर हम विभवांतर की बात करें, यदि बैटरी पर विभवांतर क्या होगा, V, ऐसे ही निकाल ले तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 की। ज्ञात करते हैं आगे क्या होगा, V = V1 के स्थान पर अभी आपने क्या निकाला, IR1 प्लस V2 के स्थान पर क्या निकाला, IR2, फिर V3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, IR3 के। ध्यान से समझना इसको। जब आप यहां से निकालिए, और हम पहले से ही मान चुके हैं ये विभवांतर है हमारे पास, यदि हमने बैटरी का विभवांतर भी मान लिया है और टोटल इनमें बहने वाली धारा कितनी है, I है, और इसका तुल्य प्रतिरोध अगर हम R मान लें तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही देखा था क्या, V = IR से। तो क्या मिल जाएगा आपको, यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, यदि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तुल्य प्रतिरोध R हो तो
आप क्या जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर से क्या मिल जाएगा, V के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, आई आर के, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री के, ये रख सकते हैं इसी समीकरण में। अब एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, आई आर इज इक्वल टू, अगर यहां से नहीं दिख रहा हो तो आगे हम बता रहे हैं इधर, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इसको निकालते हैं। यदि यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू, यहाँ से आई कॉमन ले लिए, आपको क्या मिल जाएगा, आई जैसे ही आपने कॉमन लिया, आई आर इज इक्वल टू, आई को कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के, यहाँ तक मिल गए। ठीक, अब आगे चलते हैं, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल जाएगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के। अब इससे ये पता चलता है श्रेणी क्रम संयोजन में जो टोटल प्रतिरोध अर्थात इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, इनके बीच जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस परिपथ का अगर हमने क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इन परिपथों में जो प्रतिरोध हैं उनके इन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यही हमारा होता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। कहने का मतलब ए आर वन, ए आर टू, ए आर थ्री, अगर इन पूरे परिपथ का अगर हम आपसे पूछे इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध कितना काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे हम क्या करेंगे, हमारा डेरिवेशन से क्या निकला है कि इन प्रतिरोधों के योग के बराबर है इसका तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध अर्थात तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालें, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध इस पर कितना काम कर रहा है इस परिपथ में, तो क्या होता है, इन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जितने प्रतिरोध आपके लगे हैं इन्हीं के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। यही हमारा क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे R1 R2 प्रतिरोध को क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और इनमें बहने वाली धारा कितनी थी, I थी, और इसका जो विभवांतर था हमने V मान लिया। तो यहाँ से हमने V1 V2 और यहाँ से V3 निकाल लिया। निकालने के बाद अगर आप इसका बैटरी का अगर विभवांतर भी है तो V इक्वल टू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जब भी ये टोटल प्रतिरोध कार्य करेगा, इसमें विभवांतर जो इस पर कार्य करेगा परिपथ का, बैटरी का ही तो बराबर होगा, ये बैटरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के, जब यहाँ से निकाल लेंगे तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के, इनको जब जोड़ दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR पहले से हम जानते हैं, V के स्थान पर क्या रख देंगे, IR के, तो क्या मिल जाएगा आपको IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। यहाँ से क्या देखेंगे, I से I कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कभी भी आपको श्रेणी क्रम संयोजन पूछेगा, प्रतिरोध आपको दे देगा, तो कहेगा भाई तुल्य प्रतिरोध बताइए श्रेणी क्रम संयोजन में, तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको पहले ध्यान देना है कि अगर ये जो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इनको सीधे डायरेक्ट आप जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना, जब वो श्रेणी क्रम संयोजन में हो तभी, जब वो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तभी आप डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगा। हमारा मेन क्या था, मेन ये जानना था कि ये आपका क्या, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आपका मेन पॉइंट क्या था, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 की। आई बात समझ में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या, समांतर क्रम संयोजन। इसको कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन है कैसे, इसको कैसे निकालेंगे। इसको तो हमने निकाल लिया कि भाई आ गया जोड़ने पर, लेकिन जो समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे उनको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं भाई हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब ये समांतर क्रम संयोजन हमने पहले ही बताया था, समांतर क्रम संयोजन का नाम क्या है, और पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, आगे हम इसको बारे में देखेंगे, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या किया, हमने परिपथ बना लिया, और इन परिपथ में कौन सा R1 R2 R3 नाम के क्या प्रतिरोध है, इनको किस क्रम में जोड़ लिया, समांतर क्रम में। समांतर का मतलब क्या, आप देख रहे हैं क्या, एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो इनको हमने पैरेलल जोड़ लिया। अब हम देखते हैं कि जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध क्या हो सकता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो ध्यान देना, हमने क्या मान लिया, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, कहाँ पे जोड़े गए हैं, बिंदु A और B के बीच क्या है, जोड़े गए हैं। किस क्रम में भाई हमने जोड़ा है, A और B के बीच में, समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़े भाई, समांतर क्रम में इसको जोड़ा गया है।
आगे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें क्या ये जो R1 R2 प्रतिरोध है इनकी जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, I1 I2 I3। क्या मान लिया हम इनकी धाराएं क्या I1 I2 और I3 हो। तो आप क्या जानते हो ओम के नियम अनुसार V I R के, और जब अगर हम I का मान ज्ञात करेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा R के। अब इनमें क्या था कि अगर हम इसका पहले वाले का निकालें तो पहले वाले में जो प्रतिरोध R1 है इनमें धारा कौन सी बह रही है, देख लीजिए ध्यान से, धारा I1 बह रही है। क्या बह रही है, धारा I1। अगर यहाँ पे धारा बह रही है तो इसका अगर हम I1 को ज्ञात करना हुआ तो ये जो हमारा पूरा परिपथ है इनमें अगर इसका I1 ज्ञात करना होगा, इस परिपथ में I1 की अगर बात करते हैं, I2 की अलग और I3 की अलग बात करेंगे। पहले I1 की बात कर लेते हैं तो I1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा V अपान R1 के, और I2 बराबर आपका क्या आ जाएगा V अपान R2 के। अब यहाँ से I3 बराबर V अपान R3 के। आगे अगर हम देखें यहाँ से जहां पे क्या है V को क्या माना गया भाई, V क्या है A और B के बीच का क्या है विभवांतर। जो A आप देख रहे हैं और ये B पॉइंट आपने जो देखा इनके बीच का ये क्या है भाई, ये विभवांतर है। क्या है, इनके बीच ये विभवांतर है। अगर ये विभवांतर है तो हम विभवांतर इसको देख लें, जब ये विभवांतर है तब क्या होगा, तो A और B के बीच अगर बहने वाली धारा की बात करें, अगर A और B के बीच में कुल बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी भाई, जब यहाँ से धारा I चली तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई किसमें I1 I2 और I3 में, और यहाँ से फिर हो गया क्या हमारा I ही बहने लगा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें कि ये टोटल इनका कितना होगा जो धारा बहेगी, तो भाई जो I1 I2 I3 में बटा हुआ है इन्हीं के तो योग के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका कुल प्रतिरोध कुल धारा निकाल लेते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 I2 और I3 के। अब आप देख लीजिएगा I बराबर हमने क्या जानते हैं V अपान R के। चलिए इसको भी बाद में रख देंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। I1 बराबर क्या निकाल रहा है V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3 के। आगे इसकी जब हम बात करें, पहले हम जान चुके हैं क्या V इक्वल टू V अपान R की। अब यहाँ से अगर हम बात करें I बराबर क्या, अभी हमने बोला ना कि I बराबर आपको क्या रखना है, I बराबर V अपान R के, क्योंकि हमने इस A और B के बीच में विभवांतर क्या माना है V, और इनमें बहने वाली धारा क्या देख रहे हैं, पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है I के, और इनका तुल्य प्रतिरोध हम क्या जानते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है R है। तो क्या करेंगे, तो V अपान क्या मिल जाएगा R के, तो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ध्यान देना अगर हम यहाँ पे क्या कर ले V अपान R इज इक्वल टू V को कॉमन कर ले तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के। जब आगे अगर हम बात करें यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के। अगर अब बात करें क्या, हमने 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 निकाल लिया है। अगर हम इसकी बात करें तो जो ये परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है इनके प्रतिरोधों R1 R2 और R3 के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो भाई सीधे सीधे आप याद रखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या निकलता है भाई 1 अपान R1 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 की। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने श्रेणी क्रम निकाला है तो श्रेणी क्रम में आपको क्या मिला है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हमारा क्या मिला था श्रेणी क्रम में। तो जब ये श्रेणी क्रम में मिल गया है और ये हमारा कौन सा क्रम है समांतर क्रम, तो इन्हीं से जो भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिलते हैं आपको, श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात, जब फार्मूला याद करना तो फार्मूला कभी कभी भूल जाता है, इसलिए डेरिवेशन करा देंगे तो डेरिवेशन से भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको एक बार निकाला है तो आप जानते बड़े अच्छी तरह से। अगर कुछ इस तरह से अगर आपको परिपथ में दे दिए तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ये परिपथ आपको दिया रहेगा, देख लीजिए एग्जाम में आपको क्या दिया रहेगा, परिपथ में क्या बनाया रहेगा, वहां पे आपको कभी कभी श्रेणी में भी मिलेगा और समांतर में भी मिलेगा। तो आपको यही समझना है कि कहाँ पे श्रेणी लगाए और कहाँ पे समांतर लगाए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा श्रेणी कैसे जुड़े रहेंगे और समांतर कैसे जुड़े रहेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको डेरिवेशन इसीलिए कराया जाता है कि कम से कम आपको पता तो चल जाए कि इसको निकाल कैसे रहे हैं,
ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला क्या निकला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के, यहाँ पे r इक्वल टू क्या मिल गया, r1 प्लस r2 प्लस r3 के, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो आपका क्या दिया गया था, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए वीडियो को, जिससे उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।